हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1210 में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत नेतृत्वहीन हो गई थी। उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, किंतु वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। ये वही था जिसे पहले ऐबक ने उस समय बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, हम अभी गुलाम वंश का अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो में हमने ऐबक को कंप्लीट किया था। आज हम इसके वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की नीतियों और सुधारों का गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। इल्तुतमिश का जीवन यह सिद्ध करता है कि शासक बनने के लिए सही रक्त नहीं अपितु योग्यता अनिवार्य है। यह एक इलबरी तुर्क था। इसके पिता इलम खां कबीले के प्रधान थे। बाल्यावस्था में इसकी प्रतिभा से ईर्ष्यावश इसके भाइयों ने इसे बुखारा के दास बाजार में भेज दिया था। वहां से गजनी होते हुए ये दिल्ली पहुंचा, जहां ऐबक ने इसकी क्षमताओं को पहचान कर इसे खरीदा था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है दास्तां से मुक्ति। 1205 से 6 में खोखरों के विद्रोह के समय इसकी वीरता से प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को आदेश दिया था कि इसे आज़ाद कर दिया जाए। आधे सुल्तान बनने से पूर्व ही यह वैधानिक रूप से दास्तां से मुक्त हो चुका था। गद्दी पर बैठने से पूर्व यह बदायूं का गवर्नर था और 1211 के जूड़ के युद्ध में इसने आराम शाह को अपदस्थ कर सत्ता संभाली। गद्दी पर बैठते ही इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी मंगोल आक्रमण। 1221 में चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा। मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण की याचना की। यहाँ इल्तुतमिश ने व्यवहारिक कूटनीति का परिचय दिया। यदि वह मांगबरनी की सहायता करता तो चंगेज खान दिल्ली को नष्ट कर देता। उसने भावनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय हित को चुना और विनम्रतापूर्वक शरण देने से मना कर दिया और तर्क दिया कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। इस एक निर्णय ने नवजात तुर्की साम्राज्य को मंगोलों के प्रकोप से बचा लिया था। अब हम इसके प्रशासनिक ढांचे का विश्लेषण करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की रीढ़ बना। इक्ता प्रणाली। सबसे पहले इक्ता वह भूमि होती थी जिसमें उस भूमि का प्रमुख यानी इक्तेदार वहां से सारा टैक्स कलेक्ट करके कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी का हिस्सा सेंटर में भेजता था। उस समय राज्य के पास नगद वेतन देने के लिए कोष नहीं था, अतः इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। यह मूलतः राजस्व का हस्तांतरण था। सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि यानी इक्ता दी गई। लेकिन ध्यान दें, यह सामंतवाद से भिन्न था। इक़्तिदार वहाँ भूमि का स्वामी नहीं था, उसे केवल कर वसूल करने का अधिकार था। और सबसे महत्वपूर्ण, अधिकारियों का रेगुलर ट्रांसफर किया जाता था ताकि वे स्थानीय स्तर पर विद्रोह न कर सके। दूसरा है तुर्कान चैलगामी यानी चालीसा। सुल्तान की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक कुलीन दल गठित किया, जिसे तुर्कान चैलगामी या चालीसा कहा गया। इसका गठन क्यों किया गया? इसका उद्देश्य था ऐबक के समय में कुतबी और गोरी के समय में मुइज़ी नामक सरदारों के प्रभुत्व को खत्म करना और एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो केवल इल्तुतमिश के प्रति ही वफादार रहे। तीसरा है न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश ने न्याय को सुलभ बनाने के लिए काजी उल कुजात का पद सृजित किया। इब्न बतूता के अनुसार राजमहल के द्वार पर संगमरमर के शेरों की मूर्तियां थी, जिनके गले में घंटियां लटकी थी। कोई भी फरियादी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसे बजाकर सीधे सुल्तान से न्याय मांग सकता था। अगली पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। इल्तुतमिश को भारत में मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। उसने आर्थिक एकीकरण के लिए शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का टका यानी 175 ग्रेड का और तांबे का जीतल चलाया। इनका विनिमय अनुपात 1:48 था। यह इतना सटीक था कि शेरशाह सूरी और अकबर ने भी इसी को आधार बनाया। साथ ही उसने सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा शुरू की, जो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक थी। अब हम इसके साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। सैन्य मोर्चे पर उसने सबसे पहले आंतरिक विद्रोहियों का दमन किया।
1215 से 16 के तराइन के तृतीय युद्ध में उसने यालदोज को पराजित कर गजनी के दावे को समाप्त कर दिया। 1225 में उसने बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवाज को हराया और 1228 में सिंध के शासक कुबाचा को इतना विवश किया कि उसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात उसने राजपूत राज्यों पर अभियान शुरू कर दिए। 1226 में उसने रणथंभौर के अवैध दुर्ग को जीता और 1227 में नागौर पर अधिकार कर लिया। 1231 की ग्वालियर विजय ऐतिहासिक थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया, जो उसके उत्तराधिकार की योजना का संकेत था। 1234 से 35 में मालवा अभियान के दौरान उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर से विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली स्थानांतरित किया। अब हम पढ़ेंगे कला एवं साहित्य। इल्तुतमिश कला और साहित्य का महान संरक्षक था। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज उसके दरबार में शोभा थे, जिन्होंने अपनी कृति तबकात-ए-नासरी सुल्तान को ही समर्पित की थी। स्थापत्य कला में उसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में भारत का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी निर्मित करवाया। इसके अतिरिक्त उसने बदायूं और दिल्ली में हौज शमसी और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी का कथन है, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाया। 1236 में बामियान अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हुई। अपने अंतिम समय में उसने एक क्रांतिकारी और साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने अयोग्य पुत्रों की अपेक्षा करते हुए अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। फ्रेंड्स, हमारी ये गुलाम वंश की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऐबक को पढ़ लिया था। आज हमने इल्तुतमिश को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे पढ़ना है रजिया सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो रजिया सुल्तान के बारे में होगी। किंतु प्रश्न ये उठता है, क्या मध्यकालीन भारत का पितृसत्तात्मक समाज एक महिला शासक को स्वीकार करेगा? क्या चालीसा दल रजिया के समक्ष नतमस्तक होगा? इस सत्ता संघर्ष का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे।